हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं। लिटरेरी टर्म्स के लिए जैसा कि हमने बताया था अपनी पहली क्लास में कि हम फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स और लिटरेरी टर्म्स के लिए हमारी एम.एच. अब्राहम की किताब है, उसको हम पढ़ रहे हैं। ये बुक है, आप लोग जानते भी हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको जान लेना चाहिए और ले लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इसलिए लिटरेरी टर्म्स के लिए इस बुक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपने आप में संपूर्ण है हमारे आपके लेवल के लिए, आई मीन टू से टीजीटी पीजीटी के लिए, यहाँ तक कि नेट का भी काम इससे चल सकता है लिटरेरी टर्म्स के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए नहीं। नेट का हालांकि बड़ा सिलेबस है। आइए, आज हमारा दूसरा टर्म है एस्थेटिक आइडियोलॉजी क्या होती है। तो हमने इसके कॉन्सेप्ट्स के लिए इधर हमने लिखे हैं अलग एक बनाया है लाइन, और एक पार्ट में हमने इधर लिखा है जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो। ठीक है, हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसी के साथ साथ अलॉन्ग विद दैट इसको भी हम देख लेंगे कि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एस्थेटिक और आइडियोलॉजी ये दोनों शब्द का मतलब क्या होता है। एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक एनीथिंग दैट इज कंसर्न विथ ब्यूटी और आर्ट, आर्ट से या सुंदरता से, ब्यूटी से संबंधित हो, वो एस्थेटिक कहा जाता है एक शब्द में। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि कोई भी क्वालिटी किसी व्यक्ति के अंदर या किसी वस्तु के अंदर जो हमारे सेंसेस को प्लेजर देती हो, हमारी ज्ञानेंद्रियों को हमको प्लेजर देती हो, वो एस्थेटिक होता है। आइडियोलॉजी क्या होता है? आइडियोलॉजी मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स कह लो, सेट ऑफ आइडियाज कह लो, ज्यादा अच्छा है कि सेट ऑफ आइडियाज, यानी कि विचारों का एक सेट होता है जो किसी भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बेसिस बनता है। लेकिन यहाँ ना तो पॉलिटिकल की बात है ना इकोनॉमिक की बात है, और भी तो हो सकता है कुछ आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा। विचारधारा क्या होता है? एक विचार विचारधारा नहीं हो सकता, कई विचारों का जब पूरा कलेक्शन होता है, समझ लो सेट होता है, तो उसे विचारधारा कहते हैं। आइए यहाँ क्या मतलब है इसका, देखते हैं एस्थेटिक आइडियोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस टर्म को कौन लेकर आया यहाँ। ठीक है, तो पॉल डी मैन, इनको जानना बहुत जरूरी है। पॉल डी मैन इस टर्म को अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं अभी बात करते हैं। पहले ये थोड़ा जान लीजिए, इससे संबंधित है कि डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट है ये। तो डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या होता है? डीकंस्ट्रक्शन ये होता है कि कोई भी टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो उस टेक्स्ट का कोई निश्चित मीनिंग नहीं है ना, वो स्लिपरी होता है। मींस आप ये नहीं कह सकते कि वो इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है कि हम क्या इंटरप्रेट उसका करते हैं, टाइम टू टाइम या पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी रीडिंग इज मिस रीडिंग, हर रीडिंग वो मिस रीडिंग होती है, यानी कि मीनिंग ऑफ टेक्स्ट इज स्लिपरी नॉट फिक्स्ड। किसी भी टेक्स्ट की मीनिंग जो है फिक्स नहीं है, ये डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट कहते थे। पॉल डी मैन जिन्होंने एस्थेटिक आइडियोलॉजी दिया, यह भी एक डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट थे। हालांकि डीकंस्ट्रक्शन जो टर्म है वो जैक्स डेरिडा ने दिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार टीजीटी में कि जैक किसने दिया डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। हमने इधर फैक्ट लिख दिया है। आइए देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या होगा। कि तो देखो लिखा है कि इट वाज अप्लाइड टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करने के लिए? द सेडक्टिव अपील ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस। सेडक्टिव मींस होता है समथिंग व्हिच इज अट्रैक्टिव, सम्मोहक, जिसे देखकर थोड़ा हम आकर्षित हो जाए किसी के प्रति, किसी टेक्स्ट के प्रति ही क्यों ना। हम जो पढ़ेंगे तो वहां हमारे टेक्स्ट पर आकर्षण आ जाएगा। ठीक है, हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे उसकी ब्यूटी को लेकर के। उस ब्यूटी इन द सेंस एस्थेटिक है ना, तो यानी कि वो पढ़ने के बाद जो हमारे सेंसेस में अच्छी फीलिंग आएगी, हमें अच्छा लगेगा ना, उसके लिए हम जो है ज्यादा उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा इन्होंने कि इस स्थिति को क्या कहा इन्होंने कि ये एस्थेटिक आइडियोलॉजी है। क्योंकि लिटरेचर पढ़ते पढ़ते, लिटरेचर एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग कह लो, हालांकि हर पीस ऑफ राइटिंग लिटरेचर ही होता है, कि उसको पढ़ने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि हाँ वास्तव में इस दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है, हर चीज वेरी करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। पॉल डी मैन ने क्लेम किया कि फॉर्म एंड मीनिंग, जो किसी भी टेक्स्ट का फॉर्म यानी कि रूप उसका और उसका मीनिंग, दोनों चीजों को कभी कभी हम गलती से पुट टुगेदर कर देते हैं, साथ में रख देते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड कर देते हैं। अभी देखिए, एंड परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, जो हमको अनुभूति होती है, जो हम परसेप्शन हमारी होती है, फीलिंग होती है, जो हमें बोध होता है, और जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, कि जो देखते हैं और जो हम समझते हैं, वो दोनों चीजें अलग होती हैं। तो गलती से कभी कभी हम उसको मिक्स कर देते हैं। जो रूप होता है किसी टेक्स्ट का, यानी कि जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और उसका जो मीनिंग है जो हम समझते हैं, वो दोनों कभी कभी गलती से एक कर देते हैं। तो उसका क्या होगा, फिर देखिए आगे, कॉग्निशन एंड डिजायर। कॉग्निशन वो चीज होती है, कॉग्निशन भी एक प्रकार का आपका जो है अनुभूति है। ठीक है, एक प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम कोई चीज समझ पाते हैं या अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसका हम बोध कर पाते हैं। और जो हमारी डिजायर होती है, वो इन सबको जो है गलती से, यानी कि मिसलीडिंगली, गलती से हम कॉन्फ्लेट कर देते हैं। देखो, मिसलीडिंगली एंड डेंजरसली कॉन्फ्लेटेड, गलती से इनको हम पुट टुगेदर कर देते हैं। कॉन्फ्लेट माने होता है कंबाइन करना। ठीक, क्योंकि वो चीजें जो
लिखी है और जो हम समझ रहे हैं। अब एस्थेटिक आप यहाँ देखिए क्या मतलब, अब थोड़ा समझ आएगा आपको कि एस्थेटिक मींस जो हमको प्लेजर देता है, ब्यूटी है, उसमें आर्ट है। तो कुछ ऐसी विचारधारा आ जाती है कि हम पढ़ते हैं वो चीज लिखा कुछ और है, लेकिन वो हमें अच्छा लगता है तो हम दूसरी तरह उसका इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। इसीलिए डिकंस्ट्रक्शन का इसमें भाव है, ठीक, कि हम उसका इंटरप्रिटेशन दूसरी तरह कर लेंगे। अब गलती से क्या करेंगे कि जो लिखा है और जो हम समझ रहे हैं वो दोनों चीजें अलग अलग हैं, और हम उसको गलती से क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे मिसलीडिंगली। ये ध्यान रखना, मिसलीडिंगली का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से कोई चीजों को कंबाइन कर देना होगा, यहाँ भाव है कि जिससे उसका आइडिया या भाव जो है बिल्कुल अलग हो जाए, मतलब गलत रॉन्ग आइडिया निकलने लगे, अर्थ उसका रॉन्ग हो जाए, ठीक। इसीलिए वहां देखो डिकंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ कि मिसरीडिंग कोई होता है हमेशा, मतलब कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता किसी भी टेक्स्ट का। तो यहाँ आप समझ गए होंगे मुझे लगता है कि फॉर्म और मीनिंग, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निशन, डिजायर, इन सबको हम गलती से मिक्स कर देते हैं और फिर हमारे सेंस जो है भाव उसके रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक। ये एस्थेटिक आइडियोलॉजी में बताया गया है, इन्होंने, ठीक। अब फिर देखिए कि पॉर्डीमैन ने क्या कहा, इन्होंने आर्ग्यू किया, तर्क दिया कि एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर, जो हमें साहित्य का अनुभव होता है, लिटरेचर का अनुभव जो होता है वो मिनिमाइज कर देता है। क्या मिनिमाइज वाला होता है, कम कर देना। क्या कम करता है, टेम्पटेशन, लुभावनापन, लालच ऑफ एस्थेटिक आइडियोलॉजी। जो एस्थेटिक आइडियोलॉजी होती है कि हमें कोई चीज हम पढ़े, वो हमको अच्छी लगे तो हमारा इंटरप्रिटेशन अलग हो गया, ठीक है। तो वो चीजें जब हम लिटरेचर पढ़ते रहते हैं तो उसके अनुभव से वो चीजें कम हो जाती है, ठीक है, लिटरेचर से। आगे देखिए कि टू कंफ्यूज सेंसरी एक्सपीरियंसेस। सेंसरी मींस होता है समथिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद योर सेंसेस, हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होता है, उसे कहते हैं सेंसरी। तो जो कुछ ज्ञानेंद्रियों से, यानी कि जो हमारे सेंसेस से हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, उन चीजों को हम लिटरेचर जब खूब पढ़ते हैं ना, तो लिटरेचर का अनुभव हमारा एस्थेटिक आइडियोलॉजी को मिनिमाइज कर देता है। यानी कि जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं और हम गलत तरह मिसलीडिंगली जो है दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं, उसको वो अलग कर देता है, ठीक है। यानी क्या लिखा हुआ है कि टेम्पटेशन से, यानी कि लुभावनापन होता है, यानी कि लालच। तो यहाँ टेम्पटेशन से हम अलग हो जाते हैं विद अंडरस्टैंडिंग, समझ से। सेंसरी एक्सपीरियंसेस, क्योंकि लिटरेचर पढ़ेंगे हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, तो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हमारे जो होंगे वो थोड़ा कम हो जाएंगे, ठीक है। सिंस माने यहाँ चूंकि, यानी कि बिकॉज, सिंस का यहाँ क्योंकि से है, लिटरेचर रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड इन सच अ वे, क्योंकि लिटरेचर इस प्रकार जो है पूरे संसार को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे प्रस्तुत करता है कि नीदर मीनिंग, ना तो मीनिंग, नॉर सेंसेस, और ना ही उसके सेंस, उसके भाव, ठीक है। एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली परसेप्टिबल, वो कह रहे हैं कि ना तो मीनिंग ही और ना ही उसके सेंसेस, यानी कि जो अनुभव है वो डायरेक्टली, यानी कि हम उसको परसेप्टिबल नहीं मान सकते, यानी कि उसको हम परसीव नहीं कर सकते, अपने सेंसेस से हम एग्जैक्ट नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम थोड़ा समझने का प्रयास किए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमने लिखा एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, क्या क्या पूछा जा सकता है, ये तो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, ये पूछा जा सकता है कि डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी किसने दिया, जैक्स डेरिडा ने दिया, ये पूछा जा चुका है टीजीटी में एक बार। ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसने लिखा, जैक्स डेरिडा ने लिखा, जे डेरिडा यानी कि जैक्स डेरिडा ने लिखा। डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि एवरी टेक्स्ट, यानी कि एवरी रीडिंग इज मिसरीडिंग, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट इज स्लिपरी। स्लिपरी माने होता है स्लिप करना। स्लिप करने का भाव क्या है कि अभी यहाँ स्लिप का सेंस ये होता है, वहां हम लोग स्लिपरी मतलब वही फिसल जाने का भाव होता है, लेकिन यहाँ स्लिपरी का सेंस ये है कि मीनिंग जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं है। कोई भी किसी भी टेक्स्ट को, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, मीनिंग उसकी फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई टेक्स्ट ले लो आप, पीस ऑफ पोएम, पोएट्री ले लो, तो पोएट्री में बहुत सारी कुछ हम पढ़ते हैं, कोई पोएम पढ़े तो अलग अलग क्रिटिक्स का अलग अलग व्यू हो सकता है, वहां फिक्स नहीं है वो। एस्थेटिक आइडियोलॉजी टर्म अप्लाइड बाय पॉर्डीमैन, ये चीज वहां भी लिखा था। पूछा जा सकता है कि एस्थेटिक आइडियोलॉजी टर्म किसने अप्लाई किया था, तो ये पॉर्डीमैन ने किया था। ये भी एक डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट थे। अब हमारा अगला टर्म है, उसको हम देख लेते हैं। अब एस्थेटिक आइडियोलॉजी के बाद हम बात करते हैं कि एस्थेटिक मूवमेंट क्या होता है। तो एस्थेटिक मूवमेंट को या एस्थेटिसिज्म को, दोनों अल्टरनेटिव वर्ड समझ लो, एक दूसरे के लिए एक ही चीज है। वही मतलब एस्थेटिक वाली बात, जैसे हमने कहा था कि कोई भी चीज जो ब्यूटी से कंसर्न हो या आर्ट से कंसर्न हो, उससे संबंधित हो और जिससे हमें कुछ प्लेजर मिलता हो, ठीक है। यानी कि यहाँ बात जो है ब्यूटी पर की गई है, ना कि जो है रीजन पर, ना कि प्रैक्टिकल बात पर, ना कि मॉरल लेसन पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या था। इट वॉज एन आर्ट मूवमेंट इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में, यानी कि बाद वाले भाग में 19वीं शताब्दी के। पर्पस क्या था, द पर्पस ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी आर्ट पीस ऑफ राइटिंग हुआ करती थी जो साहित्य में, उसका उद्देश्य क्या था, सिंपली टू एग्जिस्ट है ये,
ब्लैक पेन एग्जिस्ट इन इटसेल्फ। इसका मतलब ये था कि खुद में ही वो एग्जिस्ट करेगा। कौन? कोई भी राइटिंग है, उसका मतलब ये है कि उसकी सुंदरता दिखनी चाहिए, उससे कोई मोरल लेसन की बात नहीं होगी। एंड इट शुड नॉट बी डायरेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये डायरेक्टिव नहीं होगा, पॉलिटिकली कमिटेड नहीं होगा। डायरेक्टिव का सेंस ये होता है कि कोई उसमें मोरल टीचिंग या वो इंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। यानी कि पोएट्री या आर्ट कोई भी हो, वो इंस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि निर्देश उसमें नहीं होना चाहिए, मोरल लेसन नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे हम उसको पढ़ें, उसको देखें, उससे हमें खुद के सेंसेस को प्लेजर मिले, हमारी भावनाओं को, हमारी इंद्रियों को हमें अच्छा लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, वो इस तरह बना होना चाहिए। उससे हमें मोरल लेसन नहीं चाहिए। ये इनका इस आंदोलन में इसका मुख्य उद्देश्य था। नॉट, और ये भी इट शुड नॉट बी पॉलिटिकली कमिटेड, राजनीतिक रूप से भी प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए कि उस कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है तो उसमें आप राजनीति की बात को लेकर आ जाए। कोई भी चीज में एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, मतलब सीधा मतलब कि हम पढ़ें तो हमको उसमें ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि हमें अच्छा लगना चाहिए। वो प्रोपेगेंडिस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा, कोई प्रचार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रमोशन वगैरह कहीं कुछ मोरल नहीं होना चाहिए और एनीथिंग एल्स बट इटसेल्फ मतलब क्या? इटसेल्फ यानी कि उसी आर्ट की बात है, उसी आर्ट में, यानी कि वो आर्ट फॉर आर्ट से होना चाहिए, ना कि हमें उसमें कोई मोरलिटी होनी चाहिए। ये कहने का मतलब इनका इट मींस दैट, इस पूरे का मतलब ये हुआ कि इट्स मोटो वाज, इसका मोटो ये था कि आर्ट फॉर आर्ट से, आर्ट फॉर आर्ट से, ठीक है, यानी कि आर्ट फॉर आर्ट से का मतलब ये होगा कि कला के लिए होना चाहिए, उसमें और बातें नहीं होनी चाहिए। अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि द टर्म एस्थेटिका वाज कॉइन्ड बाय जर्मन फिलोसोफर। कौन थे ये? अलेक्जेंडर बाumgarten, ये इंपॉर्टेंट है। इन लेट टाइम एस्थेटिका 1750, ज्यादा नहीं पूछा सकता लेकिन जानना चाहिए, हो सकता है पूछ ले। ये इंपॉर्टेंट है कि द क्रिटिक ऑफ जजमेंट, 1790 1790 इज अ बुक रिटन बाय इमैनुअल कांट। इनके द्वारा लिखी गई थी। पूछा जा सकता है कि द क्रिटिक ऑफ जजमेंट किसने लिखा, तो आंसर होगा इमैनुअल कांट ने लिखा। इमैनुअल कांट ने क्या कहा कि इनका भी वही उद्देश्य था कि आर्ट फॉर आर्ट से, इन्होंने लिखा कि इन्होंने भी इसी आइडिया को प्रपोज किया, इसी आइडिया को भी जो है, यानी आर्ट फॉर आर्ट से को इन्होंने भी प्रपोज किया, इन्होंने भी सपोर्ट किया था पहले। ये तो 19वीं सेंचुरी, लेटर 19वीं सेंचुरी में हुआ, लेकिन इन्होंने तो पहले ही किया था ना, 1790 में आ चुका था, ठीक। तो हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो इमैनुअल कांट ने पहले ही किया था। अब इन द व्यूज ऑफ एस्थेटिसिज्म वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड बाय वाल्टर पीटर। ये क्वेश्चन कई बार शायद पूछा गया है, मैंने कहीं देखा है इसको, शायद टेस्ट में कहीं देखा, पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में जो है, विक्टोरियन इंग्लैंड में किसने इसको जो है प्रमोट किया, कौन लेकर आया, इंट्रोड्यूस कौन किया, ठीक है। तो ये थे वाल्टर पीटर। ये क्वेश्चन चूंकि इंग्लैंड का लिटरेचर हम पढ़ते हैं ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, कि इंग्लैंड में कौन लेकर आया, ये क्वेश्चन बन सकता है विक्टोरियन इंग्लैंड में। द प्रोमिनेंट 20th सेंचुरी ऑथर्स सच एज W.B. Yeats, T.S. Eliot एंड T.E. ह्यूम, ये जो है 3-4 राइटर्स हैं जो ये 20th सेंचुरी में भी आर्ट फॉर आर्ट से का जो है रिफ्लेक्शन, यानी कि उसका प्रभाव इन पर भी देखने को मिलता है। यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक आध फैक्ट और है, हम उसको बता दे रहे हैं। कुछ फैक्ट्स और देखते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड है, A.C. स्विनबर्न है, इन्होंने भी एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में या उससे रिलेटेड जो है उनके व्यूज, आर्टिस्टिक व्यूज जो है, मोरल व्यूज एक्सप्रेस किए हैं उन्होंने भी अपनी राइटिंग्स में। तो A.C. स्विनबर्न और ऑस्कर वाइल्ड का भी नाम आप याद रख सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा फैक्ट्स मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आर्ट फॉर आर्ट से किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो एस्थेटिक मूवमेंट से रिलेटेड है। इंग्लैंड में कौन इसको इंट्रोड्यूस किया है, विक्टोरियन इंग्लैंड में तो वाल्टर पीटर ने किया है, ठीक। और कब आया था ये, तो लेटर 19th सेंचुरी में आया था। मतलब क्या है कि डायरेक्टिव या मोरल लेसन वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ब्यूटी के लिए आर्ट फॉर आर्ट से होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम अगले लिटरेरी टर्म्स के साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। फिर बता दे रहे हैं कि आप अगर लिटरेरी टर्म्स के लिए M.H. अब्राम्स की बुक नहीं लिए हैं तो उसको आप ले लीजिए। मुझे नहीं लगता कि उससे बढ़िया या उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली लिटरेरी टर्म्स के लिए। तो आई होप कि आप लोग खरीद लेंगे उसको, और ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं इसको आप नोट भी कर सकते हैं, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जितना उस बुक में, वो चीज़ें वहाँ से उठा लेते हैं, या उससे हो सकता है कि मैं थोड़ा इजी करने की जरूरत पड़ती है तो मैं इजी लैंग्वेज में यहाँ लिख देता हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।